Yes, boys and girls, good morning, good afternoon, good evening, as per the time you are watching this video. So, in this video, we are going to cover all the amendments of CRI, Corporate Restructuring, Insolvency, Liquidation and Winding Up. It will be applicable for old syllabus as well as new syllabus of CS professional students. Now, this supplementary is having many amendments which we have already covered in our classes. Okay, so I am just going to ask you to refer the lectures. Okay, which already covers the amendments. So, extra amendments we are going to cover from here. Okay, let us start. Acha, the notes are given in the description box of this video and in the Telegram channel also. Okay, so make sure that you have joined the Telegram channel, because if you join the Telegram channel, none of your notes will be missed. Now, see, acquisition of company or business. This is an amendment, boys and girls, of SEBI Takeover Code. If you remember, Takeover Code amendments we had already done. In case you have missed it out earlier, कोई बात नहीं. Takeover Code का amendment अगर आपका पहले मिस हो रखा है, कोई बात नहीं. ये जब वीडियो खत्म होगा, मैं उस वीडियो जो टेक ओवर कोड का अमेंडमेंट था लगभग 11-12 मिनट का था, वो पंच कर दूंगा. इस वीडियो के लास्ट में टेक ओवर कोड का अमेंडमेंट मैं पंच कर दूंगा अगर आपने नहीं देख रखा है. बहुत ही जबरदस्त अमेंडमेंट था, ओनली 11-12 मिनट्स का. तो मेक श्योर या तो देख रखा है, नहीं भी देख रखा है तो भटकने का दरकार नहीं है, इसी वीडियो के लास्ट में पंच कर दिया जाएगा. ओके, सो दिस वाज टेक ओवर कोड अमेंडमेंट. ओके, देन भाई साहब, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन. ये अमेंडमेंट ऑलरेडी हम लोग के क्लास लेक्चर में कवर्ड है एंड लॉ के मैराथन में भी कवर्ड है एंड अलग से अमेंडमेंट क्लास में भी ये कवर किया गया है. ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन का जो सेक्शन 230 है, सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 12 था, वो पहले नोटिफाइड नहीं था, अब नोटिफाई हो चुका है. लेकिन ये ऑलरेडी हम लोग का क्लास में कवर्ड है और अलग से इसके ऊपर एक अमेंडमेंट जो वीडियो था, ठीक है, जिसमें कोविड रिलेटेड सारे अमेंडमेंट डाले गए थे, उसमें ये भी था. ठीक है, तो सर इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. टेक ओवर कोड तो मैं लास्ट में पंच कर दूंगा, और ये जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला अमलगमेशन है, इसका वीडियो का लिंक, इस अमेंडमेंट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं. हालांकि अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो आपके पास ऑलरेडी होगा ये सब सेम. ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम लोग का कवर्ड है, जो ऑलरेडी हम लोग कंपनी लॉ का अमेंडमेंट क्लास में कवर कर लिए. सी, दीज आर ऑल कंपनी लॉ रिलेटेड अमेंडमेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स. सेक्शन रूल्स ये सब कंपनी लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है, तो दीज आर ऑल कवर्ड. ओके, चलो अब आ जाओ भाई, यहां से अपने अमेंडमेंट जो है अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इंसॉल्वेंसी, यानी आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016. लेट अस स्टार्ट. जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, टू इनिशिएट सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए मिनिमम डिफॉल्ट पहले कितना प्रेस्क्राइब था, 1 लाख. और क्या लिखा था, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब 1 लाख, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय होम सीजी. सच हायर अमाउंट हैज बीन प्रेस्क्राइब नाउ एज 1 करोड़. ओके, देखो क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, देन इन दैट केस बहुत सारे डिफॉल्ट जो है वो होंगे. ठीक है, और अब 1 लाख रुपए का जो डिफॉल्ट है वो बहुत मामूली बात हो जाएगा. दैट इज वाई वो 1 लाख वाला जो अमाउंट है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 1 करोड़. और क्यों नहीं बढ़ाया गया, उसके लिए तो फिर एक्ट को अमेंड करना पड़ता, क्योंकि एक्ट में क्या लिखा हुआ था, सीआरपी कैन बी इनिशिएटेड ऑन द मिनिमम डिफॉल्ट ऑफ 1 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़. सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़. पूरा 1 करोड़ जो है इन्होंने वो प्रेस्क्राइब कर दिया. ठीक है, तो देखो भाई, to initiate CIRP, the default should be at least कितना, 1 lakh. To initiate CIRP, the default should be 1 lakh, but the limit was increased from 1 lakh to 1 करोड़. देखो 24 मार्च मतलब कोविड के समय. ठीक है, हालांकि एक और अमेंडमेंट जो है, अच्छा ये अमेंडमेंट आपको सुना सुना लग रहा होगा मेरे से. अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो ये सारे अमेंडमेंट्स जो है ऑलमोस्ट आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे. और ये जो अभी मैं सीआरआई का आपको सप्लीमेंट्री भी करवा रहा हूं ना, इसमें आप देखेंगे 80% अपना क्लासेस में ऑलरेडी कवर्ड है, क्योंकि यहां पर सप्लीमेंट्री में इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे केस स्टडीज जो है वो डिस्कस किए हैं, केस लॉज डिस्कस किए हैं. तो केस लॉज ऑलरेडी मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको भी याद आ जाएगा. देखिए देखिए, ठीक है, तो अब 1 लाख से क्या हो गया, 1 करोड़. ठीक है, तो मतलब मिनिमम डिफॉल्ट अब 1 लाख नहीं रहा, मिनिमम डिफॉल्ट सीआरपी इनिशिएट करने के लिए 1 करोड़ है. इंटरिम फाइनेंस का डेफिनेशन में अमेंडमेंट था. अमेंडमेंट क्या था इंटरिम फाइनेंस में, इंटरिम फाइनेंस में अमेंडमेंट ये था कि जो सीजी बोलेगा कुछ डेट को इंटरिम फाइनेंस, वो भी इंटरिम फाइनेंस माना जाएगा, सच अदर डेट नोटिफाइड बाय सीजी.
तो इंटरिम फाइनेंस मतलब होता क्या है, जो आरपी रेज करता है, फाइनेंशियल डेट रेज बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो अमेंडमेंट क्या था, एंड सच अदर डेट नोटिफाइड बाय सीजी, एनी फाइनेंशियल डेट रेज बाय आरपी ड्यूरिंग सीआईआरपी। अरे यार, इंटरिम फाइनेंस मींस फाइनेंशियल डेट which is raised by RP बिजनेस को चलाने के लिए। So financial debt raised by RP during the CIRP process, okay? And such other debt as may be notified. Such other debt as may be notified. अब ये such other debt as may be notified, notify किया गया और ये अमेंडमेंट लाने का कारण ही था क्योंकि उन लोग को ये एक पर्टिकुलर डेट नोटिफाई करना था। कौन सा डेट? अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। जो बहुत सारे बिल्डर लोग इंसॉल्वेंट हो गए चालू करके, बहुत सारे बिल्डर लोग इंसॉल्वेंट हो गए थे, खासकर नोएडा साइड में। आपने अगर न्यूज देखा होगा तो बहुत सारे नोएडा के बिल्डर्स वगैरह हुए, ठीक है, गुड़गांव नोएडा साइड के जो बिल्डर्स थे, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट वाले जो बिल्डर्स थे, उन लोग इंसॉल्वेंट हो गए। अब बेचारे मिडिल इनकम ग्रुप के पीपल अफोर्डेबल हाउसिंग में जो पैसा लगा रखे हैं, ठीक है, अब उनका तो जो प्रोजेक्ट है वो तो स्टॉल्ड है, देयर प्रोजेक्ट्स आर स्टॉल्ड। तो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि ठीक है, ऐसा बिल्डर लोग जब हम लोग के पास आएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में आएगा, इस कोड में आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग दे करके वो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी फंडिंग दिलवा करके वो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएगा, ताकि जिन लोग घर के लिए सपना देख रहे हैं, उन लोग का सपना पूरा किया जा सके। मिडिल इनकम ग्रुप के साथ, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट ग्रुप के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो देखो, and any other such debt as may be notified, and such other debt as may be notified जो है वो किया गया। क्या नोटिफाई किया गया, ये देखो, ये नोटिफाई किया गया। एमसीए डेट वगैरह आपको याद नहीं रखना, एमसीए नोटिफाइड डेट रेज, ये सच अदर डेट में आएगा, नोटिफाइड बाय सीजी। कौन सा सच अदर डेट नोटिफाइड बाय सीजी? ये वाला डेट रेज फ्रॉम स्पेशल विंडो फॉर, डेट रेज फ्रॉम स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द पर्पस ऑफ सेड क्लॉज, ठीक है। समझ में आ गया सर हम लोग को? तो इसको फाइनेंस कौन करेगा? सीजी फाइनेंस कर देगा, सीजी विल फाइनेंस, और गवर्नमेंट कंपनी विल फाइनेंस। समझ में आ गया सर? बस उतना ही। फिर यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। बढ़ते हैं, केस लॉ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द कोड। अब ये अमेंडमेंट थोड़ी ना है, ये तो इंस्टीट्यूट ने एडिशनल पोर्शन ऐड किया है उन लोगों के लिए जिन लोग पहले नहीं पढ़ रखे हैं। मेरे बच्चों को मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताओ ये पढ़े हो कि नहीं। अरे ऐसे देखो मत, डोंट बी सो कोल्ड एंड वॉच, कमेंट करके बताओ याद आ रहा है क्या? इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम का केस स्टडी वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। मैं आपको दिखाता हूं, देखो, ये देखो। अब यहां पर इन लोग जो है, ये पूरा केस का हिस्ट्री वगैरह दे रखा है पूरा, देखो, ठीक है। अब यहां से आप नहीं पढ़ करके बेटर रहेगा आप मेरे नोट से पढ़िए, थोड़ा ल्यूसिड और प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस भाई, यस 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 बॉयज एंड गर्ल्स, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। वॉल्यूम 3 का, मेरा जो वॉल्यूम 3 है, जो इंसॉल्वेंसी का मैटर वॉल्यूम 3, उसका पेज 47। यस, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा केस, बस इतना ही आपको याद रखना है। देखिए पूरा पॉइंट वाइज मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सब चीज को। तो कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताइएगा आपको ये पढ़ाया हुआ है ना, याद आ रहा है ना। तो इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं था, मेरे मैट में पहले से था, इंस्टीट्यूट ने बाद में डाला है। क्लियर? तो सारा लेटेस्ट केस स्टडीज जो है आप लोग ऑलरेडी करवाया हुआ है, जो अभी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, ये मेरा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मैं इसको शॉर्ट में आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ क्या हुआ था, ताकि जो नए व्यूअर्स है, नए स्टूडेंट्स है, वो भी समझ जाए इस केस में क्या हुआ था, ठीक है। और यहाँ से आप उसका स्नैप ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ फोटो भी खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक में सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा भाई, कि महाराष्ट्र का एक ऑलरेडी, महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी का एक एक्ट था। तो महाराष्ट्र स्टेट का ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी का एक्ट था, और ये जो कोड है ये तो सेंट्रल है, ठीक है, इट वाज पास बाय द पार्लियामेंट। देन इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि भाई
ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये कॉन्करेंट लिस्ट में पढ़ रहा था, भले ही कॉन्करेंट लिस्ट में पढ़ रहा था। आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एनालाइज किया गया। आफ्टर एनालाइजिंग आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट वाज सेड दैट इफ द स्टेट लॉ एंड द सेंट्रल लॉ are repugnant, inconsistent with each other. Now, this situation will arise only on the subject matter which falls under concurrent list, because if something is falling under union list, obviously parliamentary laws will prevail. If something is falling in the state list, state laws will prevail. But if some subject is falling under concurrent list, and if both central and state have made their respective laws, and if they are repugnant, then the confusion arises. Then Supreme Court, after analyzing Article 254 of the Constitution of India, said that in case of a subject matter falling under concurrent list, if both central and state have made their laws, effort should be made to give effect to both central law and state law. Effort should be made to reconcile both. But in case of any repugnancy, central law will prevail, which means the code will prevail. See, the question of repugnancy arises only, absurdity, inconsistency arises only if both state and central law relates to subject under concurrent list. Care should be taken to reconcile both. But if it cannot be reconciled, and if there is a direct conflict between state and central legislation will prevail over the state legislation. Okay, which means Maharashtra Relief Undertaking Special Provision Act 1958 will be overridden by the Insolvency Bankruptcy Code 2016. So this was the main crux of this case study. ठीक है, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। आपने यहां तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब रेस्ट पोर्शन का भी कृपया करके ले लीजिए, यहीं से पढ़िएगा, इजी रहेगा आपके लिए, बिकॉज दीज नोट्स आर मच मोर फिल्टर्ड एंड easy to understand. Done? Taken? Okay, let us move on. तो ये हो गया भाई हम लोग का, ऑलरेडी कवर्ड था वॉल्यूम 3 के अंदर। बढ़ते हैं, ये सेम अमेंडमेंट का बात हो रहा है भाई कि 1 लाख से 1 करोड़ हो गया टू इनिशिएट सीआरपी। नाउ एक और केस लॉ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, और ये और जो केस लॉ है फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी मेरे मैट में कवर्ड था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा रखा है। केस का नाम है जुग्गीलाल कमलापत, ठीक है, सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गीलाल कमलापत। सर याद आ गया सर जुग्गीलाल कमलापत में? सर याद आ गया जुग्गीलाल कमलापत में क्या बोले थे सर? आप क्या बोले थे बताओ, क्या बोले थे? अरे अब तो कमेंट बॉक्स में कर दो बेशर्मो, याद आ रहा है? यहां ये बोला गया था कि जो एनसीएलटी के पास 14 डेज का टाइम रहता है ना, आपने सीआरपी एप्लीकेशन सबमिट किया तो एनसीएलटी के पास जो 14 डेज का टाइम रहता है आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, वो 14 डेज डायरेक्टरी है रे, मैंडेटरी नहीं है। ओके, so the 14 days time period for NCLT is directory or mandatory? Answer is it is directory. ठीक है, ये ऑलरेडी याद आ रहा होगा मेरे बच्चों को। ये देखो, ये रहा वो केस लॉ जुग्गीलाल कमलापत। Here we go. Yes, boys and girls, this one. सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गीलाल कमलापत। सर सच बताइए, आपने सप्लीमेंट देख करके ये सब डाल दिया ना? ये मेरे बच्चे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग को जितना पढ़ाए हैं वो मोर देन इनफ है, एग्जॉस्टिव है, उतना कर लो। ऐसे ही थोड़ी ना ऑल इंडिया रैंक आ जाता दुनिया भर का, बेशर्मो। जितना पढ़ाए हैं उतना ही रिटेन कर लो, बम है, मैक्सिमम है, उतना तो जाकर के लिखो भाई। हाँ सर ठीक है, तो ये रहा जुग्गीलाल कमलापत, सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गीलाल कमलापत। ऐसे ही थोड़ी ना सीएस प्रोफेशनल में अप्रोक्स 300 क्लासेस आर देयर और परहैप्स मोर देन दैट, उतना तो रिटेंशन करो। सो देखो भाई, क्वेश्चन बिफोर एनसीएलटी वाज with a 14 days time given to NCLT, जो 14 दिन का टाइम रहता है एनसीएलटी के पास फॉर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन इज मैंडेटरी और डायरेक्टरी, और जो 7 दिन का टाइम रहता है ना एप्लीकेंट को कि भाई डिफेक्ट वगैरह जो है वो रिमूव कर दो, वो डायरेक्टरी है कि मैंडेटरी? एनसीएलटी ने बोला कि भाई जो 14 डेज टाइम एनसीएलटी को मिलता है ना टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, भाई वो तो ट्रिब्यूनल है, उसके लिए डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो 7 दिन का टाइम तुम लोग को मिलता है टू रिमूव द डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन, वो मैंडेटरी है तुम्हारे लिए। बात सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट बोला अच्छा ऐसा केस है? सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ ठीक है, 14 डेज एनसीएलटी के लिए डायरेक्टरी है, ये 7 डेज भी
टू रिमूव द डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन, मैंडेटरी नहीं है, ये भी डायरेक्टरी है। अगर कोई जेन्युइन कॉज था जिसके कारण वो 7 डेज में डिफेक्ट रिमूव नहीं कर सका एप्लीकेंट, तो उसको फिर भी और एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोला दोनों के लिए डायरेक्टरी है, दोनों के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहे क्या भाई, ले लीजिए यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। ऑलरेडी जिनके पास मेरा मैट है उनको तो स्क्रीनशॉट लेने का दरकार नहीं है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा ले लो, डन। नाउ दिस वन, बस इतना ही है। डन, लेट अस मूव ऑन। सो सी, ये सप्लीमेंट्री में अभी तक जितना भी केस लॉ है ऑलरेडी हम लोग कवर कर रखे थे। दो चार केस लॉ नया भी है, वो पढ़ लेंगे। अब एक अमेंडमेंट है सेक्शन 10A, ये भी ऑलरेडी मेरा आपको करवाया हुआ है, अगर आपने पहले के अमेंडमेंट क्लासेस देखे होंगे, बट नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, मैं अभी फिर से पढ़ा दे रहा हूं। सेक्शन 10A क्या कर दिया भाई, कोरोना काल में सभी कोई जो है थोड़ा लेट पेमेंट कर रहा था, मतलब ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहा था, तो अगर सब ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहा है तब तो डिफॉल्ट हो गया। चलो फिर ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी में जो लोग बैठे हैं ना, जुडिशियल में टेक्निकल में, सब भाग जाएंगे, एनसीएलटी ताला लग जाएगा, इतना सारा केसेस लोग नहीं देख सकेंगे, आधा से ज्यादा हिंदुस्तान एनसीएलटी में चला जाएगा। इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था सीआईआरपी का नया जो डिफॉल्ट हो रहा है कोरोना काल के अंदर। ये देखो मैं इसको समझा रहा हूं, देखो पहले प्रोविजन पढ़ो। सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी मतलब, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी मतलब जो सीआरपी चल रहे हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। Whatever CRPs are going on, corporate insolvency resolution processes are going on, they will continue as it is. Suspension of initiation of CRP हो रहा है। No application for initiation of CRP, बहुत ध्यान से मैं क्वेश्चन पूछूंगा 1 मिनट बाद। No application for initiation of CRP of corporate debtor shall be filed. No application for initiation of CRP of corporate debtor shall be filed for any default arising on or after 25 March 2020 for a period of 6 months, or such further period as may be notified, but not exceeding 1 year. Not exceeding 1 year. Okay. So from 25th March 2020, if any default is occurring, no CIRP can be filed for that for 6 months or such higher period, but not exceeding 1 year. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कि क्या 25 मार्च के बाद, 25 मार्च तक जो सीआरपी फाइल हो गया वो तो चलेगा, 25 मार्च के बाद क्या नया सीआरपी प्रोसेस, क्या नया सीआरपी एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है 25 मार्च 2020 के बाद? मान लो यही 6 महीना का बात करें, या फिर 1 साल मान लो नोटिफाई हो गया, तो क्या नया एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है इस दौरान सीआरपी का? बोलो, अरे बोलो। हाँ किया जा सकता है, 25 मार्च के बाद भी 26 मार्च 2020 को भी नया सीआरपी एप्लीकेशन फाइल किया गया था। If default occurred prior to 25th March, यहां बोला जा रहा है आप नया सीआरपी फाइल नहीं कर सकते 25 मार्च के बाद। अगर डिफॉल्ट 25 मार्च या उसके बाद हुआ, यानी अगर डिफॉल्ट 24 मार्च को हो गया था, तो आप 26 मार्च को सीआरपी फाइल कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर डिफॉल्ट 24 मार्च 2020 को हुआ, तो क्या आप सीआरपी फाइल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट 25 मार्च को हुआ, तो उसके लिए आप सीआरपी फाइल नहीं कर सकते। अब 1 साल खत्म हो गया तो उसके बाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ में आ गया सर? मतलब सीआरपी के पीछे मत भागो, डिफॉल्ट के पीछे भागो। ये जो 1 साल का टाइम पीरियड है, ये 1 साल का टाइम पीरियड में ये नहीं बोला जा रहा सीआरपी नहीं फाइल कर सकते, ये बोला जा रहा है कि इस 1 साल का टाइम पीरियड में स्टार्टिंग फ्रॉम 25 मार्च 2020 से लेकर के 6 महीना और फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अरे स्टार्टिंग फ्रॉम 25 मार्च 2020 टिल 6 मंथ्स ऑफ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, इस पीरियड के दौरान जो डिफॉल्ट हुए हैं उसके लिए आप अभी भी सीआरपी फाइल नहीं कर सकते, कभी भी सीआरपी फाइल नहीं कर सकते फॉर द डिफॉल्ट ऑकरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। समझ में आ गया सर? ये देखो प्रोविजन इसका, नो एप्लीकेशन शेल
no application shall ever be filed for initiation of CIRP of corporate data for the said default occurring during the said period. For removal of doubts एक explanation दिया जा रहा है जो मैंने already आपको बता दिया है. It is hereby clarified the provisions of this section shall not apply. मतलब CIRP can be filed. The provisions of this section 10A shall not apply to any default before 25 मार्च 2020. उसके लिए आप करिए ना CIRP. सेम चीज फिर 66 सबसेक्शन 3 में भी अमेंडमेंट ला करके यही बोला गया कि नो एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड बाय आरपी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिफॉल्ट. आरपी भी एप्लीकेशन नहीं फाइल करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिफॉल्ट अगेंस्ट. अरे वही डिफॉल्ट अगेंस्ट विच सीआरपी कैन नॉट बी फाइल्ड, तो आरपी कहां से फाइल करेगा? आरपी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिफॉल्ट अगेंस्ट विच इनिशिएशन ऑफ सीआरपी सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 10. तो सेक्शन 10 को हिंदी में मैं समझा दे रहा हूं. क्या बोल रहा है सेक्शन 10? 25 मार्च 2020 या उसके बाद on or after 25 March 2020 till 6 months of other period notified by CG but not exceeding 1 year. If any default occurs during this period, no CIRP application can be filed for such default. Not even now, not anytime else. मक्खन. Let us move on. एक IBBI का सर्कुलर आया था. ये सर्कुलर जो है एकदम सिंपल सा बात बोल रहा है कि आरपी जो है ना, आरपी अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकता है. आरपी अपना ड्यूटीज खुद निभाएगा. जैसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये चेक करना पड़ता है ना कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एलिजिबल है कि नहीं. अरे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है, रेजोल्यूशन प्लान जो दे रहा है, सो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेक करना पड़ता है ना कि भाई जो रेजोल्यूशन प्लान आ रहा है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट द्वारा, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एलिजिबल है कि नहीं. तो क्या वो ये सब काम डेलीगेट कर सकता है? किसी और से सर्टिफिकेट ले ले कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एलिजिबल है कि नहीं? आंसर इज नहीं. आरपी खुद चेक करेगा, किसी और से नहीं चेक करवाएगा, किसी और से सर्टिफिकेट नहीं मंगवाएगा कि ए चेक कर दो ना रे, हम आरपी है. ए भाई, ए एक्सपर्ट, तुम चेक करना कि ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एलिजिबल है कि नहीं है और मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दे इसका एलिजिबिलिटी का. ऐसा हम नहीं करवा सकते. तो ये था इस सर्कुलर में कि आईपी shall not outsource any of his duties and responsibilities under the code. He shall not require any certificate from another person certifying the eligibility of resolution applicant. जैसे मैंने आपको बताया, वो खुद ही ड्यू केयर एंड डिलिजेंस एक्सरसाइज करेगा. ठीक है, कि सारा एप्लीकेबल लॉज जो है वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं. ओके, सो मोराटोरियम, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन माय अर्लियर लेक्चर्स. तो आपको यहां से नहीं पढ़ना है, आप मेरा पुराना लेक्चर्स देख रखे हैं, कवर्ड है. ठीक है, तो पूरा मोराटोरियम यहाँ पर जो है उसका गुणगान किया गया है. आपको ये सब इग्नोर कर देना है, ऑलरेडी हम लोग लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं. सेम गोज विद दिस वन. अब एक केस है, ये केस लॉ नया है भाई, इसको देख करके जाओ. सिंपल है, बहुत सिंपल है. शुभश्री रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, मेजर शुभश्री रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड. इस केस लॉ में ये बोला गया, आपको तो पता है ना, जब सीआरपी स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, ठीक है, तो सारा का सारा पावर किसके पास आ जाता है, सारा का सारा फंक्शन किसके पास आ जाता है? आरपी के पास आ जाता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीज टू एग्जिस्ट, बीओडी सीज टू एग्जिस्ट. इस केस लॉ में गजब चीज बोला गया. इस केस स्टडी में शुभश्री रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड में जबरदस्त चीज बोला गया कि हाँ, बीओडी तो खत्म हो गया, बोर्ड खत्म हुआ है. मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी अदर डायरेक्टर और ऑफिसर और एम्प्लॉय डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट. दे आर नॉट relinquished फ्रॉम देयर ड्यूटीज. अगर मान लो एक डायरेक्टर के पास चेक साइनिंग पावर है, तो आरपी अगर उसको बोल रहा है चेक साइन कर, तो वो बहाना नहीं बनाएगा, हम क्यों करें, अब तो हम डायरेक्टर नहीं रहे. अरे तुम्हारा बोर्ड खत्म हुआ है, तुम अभी भी हो, चेक साइन करने बोल रहा है आरपी, तो चेक साइन करो. सो ये एग्जाम ओरिएंटेड है भाई. शुभश्री रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड में देखो, एग्जाम में आपको क्या लगता है कैसा क्वेश्चन आएगा? लिखना चालू कर दो सीआरपी के बारे में. नहीं, केस लॉज आएगा, केस स्टडीज आएगा. ये देखो क्या बोला गया भाई, देखो खाली एक नाम याद कर लो, शुभश्री रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड. एनसीएलटी डायरेक्टेड that after the appointment of RP and declaration of moratorium, obviously the BOD stands suspended. Yes, but that does not amount to suspension. Of MD or any other director, officer, employee of the corporate data. Board भंग हो गया, but that does not amount to suspension of MD or any other director or officer, employee of the corporate data. To ensure that corporate data is a going concern, all the directors' employees are required to function, assist the RP in managing the affairs of the corporate data during moratorium. If one or other officer had the power to sign a check, such power does not stand suspended on suspension of BOD.
If any director was having the power to sign the check, even after suspension of BOD, that power does not get suspended, nor can it be taken away by RP. If the person empowered to sign the check refuses to function on the direction of RP, RP बोल रहा है check sign कर, वो नहीं कर रहा है check sign और misuses the power, then it is always open to RP to take away such power after issuing notice to the person concerned. अपने आप ऑटोमेटिकली बोर्ड भंग हो गया, लेकिन ऑटोमेटिकली एमडी डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय का ड्यूटी पावर खत्म नहीं हुआ. सो इफ अ डायरेक्टर हैज द पावर टू साइन द चेक, he has to sign the check on the direction of RP. If he refuses to sign the check, then RP after issuing suitable notice can take the power with himself. Lovely. ये इंटरिम फाइनेंस सबसे पहले आज हम लोग यही पढ़े थे भाई, हो चुका है ऑलरेडी हम लोग का. इट्स ऑलरेडी डन. रोल फंक्शन ड्यूटीज ऑफ IRP, ठीक है, ये सब रेगुलेशन है. यहाँ पर फिर से समझ लो इंस्टीट्यूट रिवीजन करवा रहा है. ये ऑलरेडी हम लोग का सब कवर्ड है, आपको यहाँ से कुछ और करने का दरकार नहीं है. एक केस में आ जाइए. ये केस लॉ मैक्वायर बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजी. अपना सबसे फर्स्ट केस स्टडी अपने यही पढ़े थे, मैक्वायर बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजी. हियर वी गो. ये देखिए मैक्वायर बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजी वाला जो केस था, ये रहा. मैक्वायर बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. डिड यू फाइंड इट? ये रहा पूरा का पूरा मैक्वायर बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड. इसमें यही बात हो रहा था कि डिमांड नोटिस जो सर्व करना पड़ता है, ठीक है, क्या वो लॉयर सबमिट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑपरेशनल क्रिएटर? आंसर इज, फाइनल आंसर इज हाँ भाई, लॉयर भी डिमांड नोटिस सर्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो इसका आप जो है मैंने क्रक्स बता दिया. अब आप इसका स्नैप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैट अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मेरे बच्चों के पास ऑलरेडी होगा. अब मेरे बच्चे रियलाइज कर रहे होंगे कि हाँ देखो भाई, सारा केस स्टडीज जो है 90% केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट अभी पढ़ा रहा है, सर ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं. बढ़ रहे हैं आगे. तो आप ट्रस्ट रखो, ब्लाइंड ट्रस्ट रखो. जितना मैंने पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है. आप दो ना भाई जाकर के एग्जाम्स, पक्का अगर आप गाइडेंस को फॉलो किए हैं तो जैसे पहले ऑल इंडिया रैंक दुनिया भर का रखा है वैसे ही आपका भी आएगा. ओके, लेट अस मूव ऑन बॉयज एंड गर्ल्स. लास्ट तक जिम्मेदारी मेरा है भाई, लास्ट तक. जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते हैं क्यों टेंशन लेते हैं? सारा अमेंडमेंट्स ऑलरेडी बाद बाकी हम लोग का कवर्ड है, और ये वाला अमेंडमेंट जो है अभी आप करके सल्टा दीजिएगा. फ्लैट बायर एक और केस है भाई. फ्लैट बायर क्या इनिशिएट कर सकता है? यस, फ्लैट बायर जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर में आएगा. ये अमेंडमेंट में ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है कि जो फ्लैट बायर है, जो पैसा दे रखा है, फाइनेंस कर रखा है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर जो है उसको लाया जाएगा. ठीक है, और उन लोग भी सीआरपी इनिशिएट कर सकता है. तो खाली केस का नाम याद कर लीजिएगा, ये निखिल मेहता एंड सन्स HUF एंड अदर्स वर्सेस AMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. खाली आप क्रक्स इसका याद कर लीजिएगा. फ्लैट बायर्स क्या सीआरपी इनिशिएट कर सकता है? आंसर इज हाँ, इनिशिएट कर सकता है. दे विल क्वालिफाई एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. देखे, they shall fall under the definition of financial creditors. Time limit for completion of CIRP. ठीक है, आर्सेलर मित्तल का एक केस स्टडी, आर्सेलर मित्तल वाला केस स्टडी है भाई. यहां पर ये बोला गया कि टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन जो है वो मैंडेटरी है एंड इट कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 270 डेज. फिर लेकिन आपको पता है कि अमेंडमेंट के बाद जो है बोल दिया गया कि सब मिला मुलू करके 330 डेज. वो अमेंडमेंट अगर आपने नहीं देख रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में IBC का अमेंडमेंट का लिंक दे दूंगा, ये भी है, वो भी देख लेना. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. दिस अमेंडमेंट इज अगेन ऑफ टेक ओवर कोड, जो ऑलरेडी हम लोग पहले कवर कर रखे हैं. टेक ओवर कोड का अमेंडमेंट, हालांकि टेक ओवर कोड का 12 मिनट का अमेंडमेंट के अंदर ये कवर्ड है, और वो 12 मिनट का वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में पंच कर दूंगा. ठीक है, सो दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन ग्रेट डिटेल्स. ये अब देखो भाई, सबको पता है COC के अंदर कौन बैठेगा? सारा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. बट आपको ये भी पता है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी है टू द कॉर्पोरेट डेटर, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर COC का पार्ट नहीं बनेगा. अमेंडमेंट यहां पर ये लाया गया कि अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी है
ये तो बिल्कुल ठीक है, इफ फाइनेंशियल क्रेडिटर इज अ रिलेटेड पार्टी टू द कॉर्पोरेट डेटर, वो सीओसी में नहीं बैठेगा। लेकिन वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बेचारा ना चाहते हुए भी मजबूरी में बाय डिफॉल्ट रिलेटेड पार्टी बन गया। कैसे कैसे डिफॉल्ट मतलब वो पैसा मारने वाला नहीं, उसके हाथ में नहीं था रिलेटेड पार्टी बनने से बचना, और इसलिए वो रिलेटेड पार्टी बन गया कॉर्पोरेट डेटर का। तब वो सीओसी में बैठ सकता है। सर क्या बोल रहे हैं सर? मैं आपको बता रहा हूं, आपको रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन अगर याद हो तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि एनी पर्सन हु हैज 20% और मोर वोटिंग राइट्स, ठीक है, 20% और मोर वोटिंग पावर इन द कॉर्पोरेट डेटर, वो उस कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। अब मेरा इस कॉर्पोरेट डेटर से कोई लेना देना नहीं है। मान लो मैं एक डिवेंचर होल्डर था, लेकिन वो डेट जो है वो कन्वर्ट हो गया शेयर्स में, वो डेट कन्वर्ट होने के कारण शेयर्स के अंदर मेरे पास 20% वोटिंग पावर आ गया, इसलिए बाय डिफॉल्ट मैं रिलेटेड पार्टी बन गया उसका, तो भी मैं यहां पर सीओसी में बैठूंगा, पार्ट बनूंगा इसका। समझ में आ गया सर मक्खन? देखो, सीओसी shall comprise of all the financial creditors of corporate debtor, provided that if a financial creditor or the authorized representative of the financial creditor, जैसे हाउसिंग वगैरह के केस में होता है, ठीक है, होम बायर्स के केस में होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, डिपॉजिट होल्डर्स के केस में आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, if it is a related party of the corporate debtor shall not have any right of representation, participation or voting in COC। पता है, he shall not have any right of representation, participation or voting in COC provided further। लेकिन ये जो फर्स्ट प्रोविजन हमने पढ़ा ना, it shall not apply to the financial creditor, he can participate in COC and vote in COC if it is a related party of the corporate debtor solely, यानी सिर्फ इस कारण, किस कारण? because of conversion of debt into equity shares or instruments convertible into equity shares। क्लियर है सर? प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो भाई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट होने के कारण मैं उसका रिलेटेड पार्टी बना, तो इन दैट केस आई कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन सीओसी। मक्खन क्लियर है सर? क्लियर। अब एक बहुत सिंपल सा केस लॉ है भाई सीओसी का मैटर में, एसआर स्टील लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। ये बहुत लाइट सा केस लॉ है। एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड में यही बोला गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है, बहुत लाइट मतलब इमटेरियल सा जजमेंट है, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यहां पर यह भी बात हुआ कि कोड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो बोला गया नहीं, कोड कॉन्स्टिट्यूशनल है। एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड में बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि नहीं, कोड तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, कोड कोड अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आईबीसी इज हियर टू स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। और यहां पर यह भी बोला गया कि सीओसी कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के पहले ये जांच ले कि वो रेजोल्यूशन प्लान कितना वायबल और फिजिबल है इंप्लीमेंट होना। और हाँ, अगर किसी का रेजोल्यूशन प्लान अच्छा लग रहा है किसी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का, तो सीओसी के पास ये भी पावर है कि उस रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से रिक्वेस्ट करे कि आपका रेजोल्यूशन प्लान हम लोग तभी अप्रूव करेंगे जब आप ये मॉडिफिकेशन कर दें। तो बिल्कुल ऐसा मॉडिफिकेशन सीओसी जो है करने बोल सकता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, करे नहीं करे वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के ऊपर है, नहीं करेगा तो प्लान हम लोग अप्रूव नहीं करेंगे। आइए एक बार रीड कर लीजिए। Honorable Supreme Court of India in the matter of COC of SR Steel India Limited versus Satish Kumar Gupta, while upholding the constitutional validity of the code, made important ruling regarding the role of COC in their CIRP. It emphasized the primacy of the commercial wisdom of COC in resolution process, कि rehabilitate करना है कि नहीं करना कॉर्पोरेट डेटर को, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है रेजोल्यूशन प्लान को, ये सब सीओसी के ऊपर है। It also states that prior to approving the resolution plan, COC is required to assess the feasibility and viability of the resolution plan by taking into account all aspects of the resolution plan, including the manner of distribution of fund among the various class of creditors. Committee is free to negotiate with the applicant by suggesting modifications in the commercial proposal on case-to-case basis. Clear है sir? So इसका main crux क्या है भाई एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड में, कि कोड कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोड इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सीओसी के पास सुप्रीम पावर्स है कि वो नेगोशिएट भी कर सकता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के साथ एंड आस्क हिम टू मॉडिफाई द रेजोल्यूशन प्लान आल्सो। ओके, अब इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है,
ये इंस्टीट्यूट ने ना आप लोग को रेगुलेशंस पढ़ने को कहा है, इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, प्लेन एक बार रीडिंग करना है आपको, ठीक है। दो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 36 एंड रेगुलेशन 36B। तो रेगुलेशन 36A ये रहा पूरा, एंड रेगुलेशन 36B, तो ये पूरा का पूरा वेरी सिंपल रेगुलेशन 36 एंड 36B है। और एक रेगुलेशन रेगुलेशन 39 है, ठीक है। ये जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं टेक्निकल कंसेप्ट, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, प्रोसीजरल पार्ट है ये। सो दीज रेगुलेशंस आर द प्रोसीजरल पार्ट। अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, मैं अगर अभी आपको पढ़ाऊंगा तो जल्दी तो होगा, लेकिन फिर जो है मैंने आपको बताया था कि भाई 30-35 मिनट का है, फिर वो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से अगर पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ, होने तो यार 1 घंटा क्या दिक्कत है, आपका टाइम सेल्फ स्टडी में बच जाएगा। चलो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, हालांकि इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, प्लेन रीडिंग से भी आपको समझ में आ जाता, फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। आइए, रेगुलेशन 36A एंड रेगुलेशन 36B, फिर रेगुलेशन 39, फिर खत्म, ठीक है। आइए फटाफट आइए दोस्तों, रेगुलेशन 36A में आइए। रेगुलेशन 36A, रेडी, लेट अस हिट इट। रेगुलेशन 36A, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, उसी के अंदर रेगुलेशन 36A पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर 36B पढ़ेंगे। 36A में क्या बोल रहा है कि रेजोल्यूशन प्लान कौन सबमिट करेगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो भाई आपको इनवाइट तो करना पड़ेगा एलिजिबल एंड प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को। सो इनवाइट, इनवाइट एलिजिबल एंड प्रोस्पेक्टिव, इनवाइट किसको करोगे, एलिजिबल एंड प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, एंड आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट। इनविटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, वी आर इनवाइटिंग दैट यू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन अस। सो इनविटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए एक फॉर्म आता है, फॉर्म जी, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है ना हम लोग का आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो फॉर्म नंबर जी छापेगा, फॉर्म नंबर जी पब्लिश करेगा। फॉर्म नंबर जी क्या है, इनविटेशन, इनविटेशन टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट, ठीक है, इन द कॉर्पोरेट डेटर। आप कॉर्पोरेट डेटर में इंटरेस्ट एक्सप्रेस करिए, इसके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। कौन इनवाइट कर रहा है, आरपी इनवाइट कर रहा है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इनवाइट कर रहा है। कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर जी में इनवाइट कर रहा है। किसको इनवाइट कर रहा है, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हु आर एलिजिबल, उन लोग को इनवाइट कर रहा है। क्या चीज के लिए, सो दैट दे एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट। ओके, so form number G will be published by resolution professional to invite the expression of interest from the prospective and eligible resolution applicant। ये फॉर्म जी जो है ना, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में छापा जाएगा और रीजनल न्यूज़पेपर में छापा जाएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड रीजनल न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन in the district where registered office of the corporate data is situated, or if the principal office is there then principal office is situated। रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, रीजनल लैंग्वेज कहां पर, जहां पर कॉर्पोरेट डेटर का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है वहां का रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, या जहां पर उसका प्रिंसिपल ऑफिस है वहां का भी रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर। वेबसाइट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर में भी छापा जाएगा फॉर्म नंबर जी। आईबीबी अगर कोई, आईबीबीआई अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अगर कोई डेजिग्नेटेड वेबसाइट दे रखे वहां पर भी छापेगा। सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अगर कुछ डिसीजन लिया है कि ये फॉर्म जी भाई और भी जगह छापो, तो और भी जगह फॉर्म जी छापा जाएगा जो सीओसी ने डिसाइड किया। इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां प्रिंसिपल ऑफिस है, वहां तो छापा ही जाएगा। कंपनी का वेबसाइट यानी कॉर्पोरेट डेटर का वेबसाइट, आईबीबीआई अगर कोई वेबसाइट बोल रहा है तो वहां पर भी छापा जाएगा। इसके अलावा सीओसी जहां छापने बोल रहे हैं फॉर्म नंबर जी, वहां पर भी छापा जाएगा फॉर्म नंबर जी, ठीक है। which invites the expression of interest of resolution applicants who are eligible and prospective। ये कितना दिन में आरपी छापेगा, 75th डे, विद इन 75 डेज जो है आरपी ये फॉर्म छापेगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्म जी छाप दिया, फॉर्म जी में पूरा डिटेल्स रहेगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इन एलिजिबल है, क्या करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट क्या है, ये सब छाप दिया जाएगा फॉर्म जी में। और लास्ट डेट जो है ना, जब हम लोग फॉर्म जी छाप रहे हैं, कम से कम 15 दिन बाद ही लास्ट डेट होगा। समझ में आ गया सर, मतलब ऐसा नहीं आप बोल सकते आज फॉर्म जी छापे कल लास्ट डेट है, नहीं, मिनिमम 15 डेज जो है वो रहेगा लास्ट डेट टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। क्या 20 दिन दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, 14 दिन नहीं, कम से कम 15 दिन देना पड़ेगा टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट, अलाउ देम टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट। देखिए देखिए, अच्छा, फिर जब उन लोग अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर देगा, उन लोग को नेसेसरी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को नेसेसरी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि उन लोग रिलेटेड पार्टी नहीं है, मेंशन करना पड़ेगा कि उन लोग एलिजिबल है, इनएलिजिबल नहीं है।
एविडेंसेस भी देना पड़ेगा टू प्रूव दैट दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। पूरा का पूरा प्लान जो है उन लोग को देना पड़ेगा, सारा मटेरियल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा रिलेटेड टू द प्लान। फिर क्या होगा, फिर प्लान का जांच होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लान का जांच करेगा, उसका एलिजिबिलिटी जांच करेगा। चलो देखो समझ में आ गया। चलो अब वर्ड टू वर्ड देख रहे हैं, फटाफट आ जाओ, साथ में यहीं पर पढ़ करके नक्की कर दो। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आरपी है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, shall publish brief particulars of invitation for expression of interest, invitation for expression of interest, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall publish brief details about invitation for expression of interest, फॉर्म नंबर जी, नॉट लेटर देन, मतलब समझ में आ गया, विद इन 75th डे फ्रॉम CIRD, CIRD मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, CRP डेट, हाँ। सो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट जिस दिन कमेंस हुआ वहां से 75th डे के अंदर, 75 दिन के अंदर फॉर्म जी जो है छाप दिया जाएगा बाय आरपी, ठीक है, ताकि हम लोग मंगवा सकें किससे, इंटरेस्टेड एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू सबमिट देयर रेजोल्यूशन प्लान। व्हाई आर वी पब्लिशिंग फॉर्म जी? टू इनवाइट expression of interest from, invite expression of interest from interested eligible prospective resolution applicants to submit the resolution plan। आरपी जो फॉर्म जी छापेगा, कहां छापेगा? इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर, कहां पर? वाइड सर्कुलेशन, जहां रजिस्टर ऑफिस है, जहां प्रिंसिपल ऑफिस है, एनी अदर लोकेशन जो आरपी को लगे कि यहां पर इसका बहुत मटेरियल बिजनेस है कॉर्पोरेट डेटर का, तो वहां पर भी रीजनल लैंग्वेज में छापेगा। वेबसाइट कॉर्पोरेट डेटर का, वेबसाइट बोर्ड द्वारा, any other manner decided by COC, सब मैंने बता दिया था। अब फॉर्म जी के अंदर क्या लिखा हुआ रहेगा? डिटेल्ड इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्म जी के अंदर लिखा हुआ रहेगा भाई कि आप डिटेल्ड इनविटेशन जो है वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्ड इनविटेशन कैन बी डाउनलोडेड और ऑब्टेन्ड एज द केस में बी। लास्ट डेट लिखा हुआ रहेगा यार फॉर्म जी में, डिटेल्ड लिखा हुआ रहेगा कि आप कहां से ये सब डिटेल्स जान सकते हैं कॉर्पोरेट डेटा के बारे में। और क्या लिखा हुआ रहेगा? लास्ट डेट टू सबमिट योर रेजोल्यूशन प्लान व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 15 days। Last date to submit your expression of interest which shall not be less than 15 days, 15 days from the date of issue of invitation, ठीक है। अब ये जो डिटेल इनविटेशन हम लोग बोल रहे थे ना कि भाई डाउनलोड कर लेना, ये डिटेल इनविटेशन के अंदर क्या रहेगा? यही यार कि आपका क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का, कौन कौन इनएलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा। कोई फीस हम लोग चार्ज नहीं करेंगे सामने वाला प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से, जो हम लोग ये सब डिटेल ले रहे हैं कि आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दो, हम लोग कोई फीस चार्ज नहीं कर सकते हैं, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट भी नहीं ले सकते, पैसा नहीं लेने। देखो भाई डिटेल इनविटेशन के अंदर क्या रहेगा? स्पेसिफाई द क्राइटेरिया, डिटेल इनविटेशन शैल स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, ठीक है। स्पेसिफाई द क्राइटेरिया कि आपका क्या क्राइटेरिया है भाई टू अप्लाई। इनएलिजिबिलिटी नॉर्म, कौन कौन इनएलिजिबल है एज पर द कोड। सच बेसिक इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड अबाउट द कॉर्पोरेट डेटा, कॉर्पोरेट डेटा का बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। नॉट रिक्वायर पेमेंट ऑफ एनी फीस और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो डिटेल्ड, ये जो डिटेल्स रहेगा क्या रहेगा? डिटेल्ड इनविटेशन में क्या रहेगा? डिटेल इनविटेशन में चार बात रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरियाज फॉर सबमिटिंग, क्राइटेरियाज फॉर सबमिटिंग द invitation, criteria for submitting the expression of interest, criteria for submitting the expression of interest, ineligibility as per the code, and कोई फीस वगैरह हम लोग नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉर्पोरेट डेटा, बस। तो यहां तक क्लियर है ना मेरे बच्चों को? एक बार वापस से सुन लो, ये 4 पॉइंट आपने रेगुलेशन में क्या पढ़ा है दिमाग में बैठा लो। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 75th डे, आरपी शैल विद इन 75th डे from the corporate insolvency resolution date shall publish form G which shall be an invitation to the prospective eligible interested resolution applicants to submit their expression of interest। It's an invitation to submit the expression of interest, ठीक है। It shall be published, कहां पर पब्लिश होगा? 75th डे, याद हो गया। दूसरा पॉइंट, कहां पब्लिश होगा? इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर, कहां पर? रीजनल न्यूज़पेपर इन द district where having wide circulation where the registered office is situated, और जहां पर प्रिंसिपल ऑफिस है, या फिर जो रेजोल्यूशन ऐप प्रोफेशनल को लगे, आरपी को लगे कि यहां मटेरियल धंधा है इस एरिया में, तो वहां का रीजन लैंग्वेज। वेबसाइट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इफ एनी, वेबसाइट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इफ एनी, एंड सीओसी जहां बोला वहां,
ये 2 पॉइंट क्लियर है। फिर the resolution applicants, prospective resolution applicants shall be allowed to submit their expression of interest within the time specified, but it shall not be less than 15 days from the date of publishing of form G. कम से कम 15 दिन देंगे। इसके अंदर क्या रहेगा कि आप डिटेल्स कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और जो टाइम पीरियड है which shall not be less than 15 days to submit। फिर डिटेल्स में क्या क्या रहेगा, पॉइंट 4 में डिटेल्स में क्या क्या रहेगा, डिटेल्स में 4 बात मैंने आपको बताया कि भाई criteria to submit the expression of interest, ineligibility criteria as per the code, ineligibility criteria as per the code, basic information about the corporate data, एंड कोई फीस हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट भी नहीं लेंगे। मक्खन सर, 4 पॉइंट दिमाग में एकदम। अब बहुत सिंपल है, अब जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, जो क्राइटेरिया मीट कर रहा है वो सबमिट करेगा, who meets the requirement for invitation, meets the requirement of the invitation for expression of interest, may submit the expression of interest within the time specified, जो कि should not be less than 15 days, I have already told, ठीक है। any expression of interest received after the specified time shall be rejected, expression of interest received after the time specified shall be rejected। तो देखो 0.56 क्या था, बहुत सिंपल, prospective resolution applicant who meets the criteria shall submit, may submit, इसका अगर हुआ तो may submit the expression of interest within the time specified, if anyone submits later than that it shall be rejected। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अनकंडीशनल रहेगा, आप शर्त नहीं लगा सकते हैं, आपको इंटरेस्ट अगर एक्सप्रेस करना है आप अनकंडीशनली एक्सप्रेस करोगे, अनकंडीशनल रहेगा। और इसके साथ क्या क्या रहेगा, अंडरटेकिंग मतलब ऑथेंटिकेशन साइन रहेगा बाय द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कि भाई वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है, वो इनएलिजिबल नहीं है, क्राइटेरिया मीट कर रहा है, क्राइटेरिया मीट कर रहा है उसका एविडेंस देना पड़ेगा, एविडेंसेस, आप अंडरटेकिंग दो दैट यू आर मीटिंग द क्राइटेरिया, show the evidences also by producing records that you meet the criteria। कोई इनएलिजिबिलिटी नहीं है, ये भी साबित करो कि कोई इनएलिजिबिलिटी नहीं है, अंडरटेकिंग दो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आप इनएलिजिबल नहीं हो, यही 2 पॉइंट्स है, वो 4 पॉइंट है। यू स्पेसिफाई, give an undertaking that you meet the specified criteria, give the records to prove that, to evidence that you meet the specified criteria। आप इनएलिजिबल नहीं है इसका अंडरटेकिंग दो और इसका सबूत भी दो। क्लियर है सर, 4 पॉइंट क्लियर है। और ये भी लिख करके दो, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ये भी लिख करके दो, अभी तो तुम इनएलिजिबल नहीं हो, दौरान, इस दौरान अगर इनएलिजिबल हो जाए, सीआरपी के दौरान अगर तुम इनएलिजिबल हो जाए, तुम इंटीमेट कर दोगे आरपी को, इट शैल इंटीमेट आरपी इमीडिएटली इफ इट बिकम्स इनएलिजिबल एनी टाइम ड्यूरिंग सीआरपी। ठीक है, फिर एक अंडरटेकिंग ये भी दो कि तुम जो बोले हो सब सच बोले हो, सच के सिवा कुछ नहीं बोले हो। Undertaking by prospective resolution applicant that every information provided in the expression of interest is true and correct, और कुछ भी अगर false बाद में तुमको पता चला ये झूठ था, तुम बता दोगे, तुरंत बता दोगे और तुम्हारा प्लान इनएलिजिबल हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनएलिजिबल हो जाएगा। और प्लीज कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह जो है वो मेंटेन करना, ठीक है, जो भी आप तुम्हारे साथ हम लोग शेयर करेंगे कॉर्पोरेट डेटा के बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, उससे कोई अनड्यू एडवांटेज गेन मत उठाना। तो देखो कितना सिंपल है, याद हो गया ना। अरे 0.5 में क्या था, सबमिट करेगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा अगर कोई सबमिट किया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या रहेगा, अंडरटेकिंग दैट यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिकॉर्ड्स टू शो दैट यू, records to prove that you meet the eligibility criteria, undertaking that you are not ineligible, then records to prove that you are not ineligible। फिर अंडरटेकिंग कि फ्यूचर में अगर इनएलिजिबल हुआ तो बता देगा, फिर अंडरटेकिंग जो भी बोला है सच बोला है, सच के सिवा कुछ नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करेगा। हो गया। अब आरपी का काम चालू होगा, अब आरपी ड्यू डिलिजेंस करेगा। अंडरटेकिंग से क्या होता है, आरपी अब ड्यू डिलिजेंस करेगा कि वाकई में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनएलिजिबल तो नहीं है ना। So RP shall conduct due diligence based on the materials on record to satisfy that the prospective resolution applicant complies with the provisions of the code। वही सब एलिजिबल है उसका,
एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29A, उसमें इनएलिजिबिलिटी वगैरह अपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, अदर रिक्वायरमेंट्स जो कि जरूरी है। आरपी अगर चाहे तो कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहे तो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से मांग ही सकता है अगर आरपी को कुछ कंफ्यूजन हो तो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो भाई ये होगा, देखो देखो भाई देखो, फटाफट देख लो। 10, 5, 10 ये 3 डेज याद रखना। हाँ, अभी तो आप खाली 2 डेज याद रखे थे। 75 डेज के अंदर फॉर्म जी छापना पड़ता है और 15 दिन का कम से कम टाइम देना पड़ता है। 75 और 15 याद रखना। अब 10, 5, 10, 10, 5, 10 क्या है सुनो, जब लास्ट डेट खत्म हो गया ना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने का, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने का लास्ट डेट खत्म हो गया, तो एक प्रोविजनल लिस्ट आरपी जारी करेगा विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज ऑफ द लास्ट डेट, विद इन 10 डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब लास्ट डेट खत्म हो गया वहां से 10 दिन के अंदर आरपी एक प्रोविजनल लिस्ट जारी करेगा। प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम रहेगा जिन्होंने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया। किसी को अगर ऑब्जेक्शन है, किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है तो 5 दिन के अंदर, जिस दिन प्रोविजनल लिस्ट, अरे आरपी 10 दिन के अंदर प्रोविजनल लिस्ट जारी किया, जिस दिन आरपी प्रोविजनल लिस्ट जारी किया, किसी का अगर नाम इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, उसको ऑब्जेक्शन है, तो 5 दिन में जो है अप्लाई कर सकता है आरपी को। फिर फाइनल लिस्ट 5 दिन खत्म, फिर फाइनल लिस्ट जो है आरपी 10 दिन के अंदर निकाल देगा। पहला 10 दिन के अंदर प्रोविजनल लिस्ट, 5 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल्ड, फाइनल लिस्ट 10 दिन के अंदर निकाल देगा। आरपी शैल इशू प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, कितना दिन, विद इन 10 डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ विद इन 5 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोविजनल लिस्ट। ठीक है, लास्ट डेट खत्म हुआ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने का, वहां से 10 दिन के अंदर प्रोविजनल लिस्ट आया, जिस दिन प्रोविजनल लिस्ट आया वहां से 5 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल्ड, ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय खत्म, अब 10 दिन के अंदर फाइनल लिस्ट। On considering objections received, RP shall issue final list of prospective resolution applicant within 10 days, 10 days of finishing of 5 days, यानी 10 days of last date of receipt of objections to the committee, वही 10 days on expiry of 5 days. So this was everything about regulation number 36 से। सच बताओ याद हो गया पूरा रेगुलेशन 36 से? अब तुम पढ़ोगे 5 मिनट के अंदर तुम्हारा रेगुलेशन 36 से पूरा पॉकेट में रहेगा विद इन जस्ट 5 मिनट्स। रेगुलेशन 36B, 36 से पूरा जैसे दिमाग में बैठ गया। 36B बच्चा है बच्चा। 36A रेगुलेशन 36A में हम लोग क्या इनवाइट कर रहे थे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आप अपना इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, कि आप वाकई में प्लान सबमिट करोगे कि नहीं, आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। 36 से खत्म। अब 36B में जिन्होंने अपना इंटरेस्ट सबमिट किया होगा, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया होगा, अब हम लोग उनको बोलेंगे भाई रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करो, 30 दिन का समय देंगे, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर दो। अच्छा, अब आरपी जो है रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए इनवाइट करेगा किनको, 2 प्रकार के लोगों को। प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम शामिल किया गया, प्रोविजनल लिस्ट में जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का नाम शामिल किया गया, उनको हम लोग इनवाइट करेंगे कि रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करो। और पता है, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था ना, उनका नाम इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, उनको भी हम लोग इनवाइट करेंगे कि आप भी अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करो। ठीक है, ये हम लोग आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कितना दिन के अंदर ये रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट कर रहा है, नहीं वो सबमिट करेगा 30 डेज। आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये काम कब करेगा इनविटेशन देने का, विद इन 5 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोविजनल लिस्ट। प्रोविजनल लिस्ट जब इशू हुआ था ना, फाइनल लिस्ट नहीं, प्रोविजनल लिस्ट जब इशू किया था आरपी ने, वहां से 5 दिन के अंदर, जिस दिन प्रोविजनल लिस्ट इशू हुआ वहां से 5 डेज के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall invite those whose names are mentioned in the provisional list and those who have made an objection regarding inclusion exclusion, they will be invited to submit resolution plan, and once they are invited they will have to submit resolution plan within 30 days. तो प्रोविजनल लिस्ट जिस दिन इशू हुआ वहां से 5 दिन के अंदर आरपी, प्रोविजनल लिस्ट जिस दिन इशू हुआ वहां से 5 दिन के अंदर आरपी इनवाइट करेगा कि भाई आ जाओ सबमिट करो रेजोल्यूशन प्लान। और हम ना IM इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो अपने पढ़ते थे ना, डिटेल्स वगैरह वो सब भी देंगे, और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी देंगे कि तुम्हारा प्लान किस पैमाने पर, किस पैरामीटर्स पर हम लोग जो है इवैल्यूएट करेंगे। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी बता देंगे कि तुम्हारा प्लान कैसे इवैल्यूएट होगा, और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बता देंगे, और तुमको अपना प्लान
जो है वो सबमिट करना रहेगा विद इन 30 डेज। ये देखो दोस्तों, बस 36B यही था। चलो आ जाओ, 36B क्या बोलता है? आरपी shall issue IM evaluation matrix and invite for resolution plan. Shall issue IM evaluation matrix and request for resolution plan within 5 days, within 5 days of issue of the provisional list. किसको? To every prospective resolution applicant who was mentioned in the provisional list. Every prospective resolution applicant who has contested कि उसका नाम नहीं आया, भाई ठीक है तुम देना, तुम भी दे। क्लियर है सर? मक्खन। रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान के अंदर पूरा डिटेल्स रहेगा कि किस प्रकार इंटरेक्शन हुआ करेगा। इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा ना आरपी के साथ, तो आरपी किस तरीके से इंटरेक्शन करेगा, कब इंटरेक्शन करेगा, टाइमलाइंस पूरा दिया हुआ रहेगा। टाइमलाइंस ऑफ इंटरेक्शन विद आरपी, मैनर पर्पस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन आरपी एंड प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो तभी तो भाई बहुत सारा आरपी लोग भी पकड़ा गया है ये सब के चक्कर में, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के साथ मिल करके। ठीक है, जो रेजोल्यूशन प्लान रहेगा कम से कम 30 डेज आरपी देगा सबमिट करने का। ज्यादा दे सकता है बट मिनिमम हम कितना दिन का टाइम देंगे? 30 डेज टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान। इसके लिए भी कोई फीस, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट हम लोग नहीं लेंगे। शैल नॉट रिक्वायर एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट वगैरह। क्लियर है? हाँ, अगर सीओसी आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर देता है, कांग्रेचुलेशन, आपका रेजोल्यूशन प्लान क्या हो गया? अप्रूव हो गया। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव जब हो जाएगा, हम लोग एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जरूर लेंगे। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हो सकता है आपका कंपनी का शेयर्स वगैरह हो, हम लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से लेंगे। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है जिसका वैल्यू हो, शेयर्स वगैरह हो या फिर बैंक गारंटी हो। समझ में आ गया? तो एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लोग जरूर लेंगे। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शेयर्स भी हो सकता है, बैंक गारंटी ऑफ सर्टेन अमाउंट भी हो सकता है। क्यों क्यों ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्यों लेंगे? क्योंकि देखो अभी तो हम लोग का सीओसी अप्रूव कर दिया, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी के अप्रूव करने के बाद आप फिर मुकर गए, आपने टाइम पर इंप्लीमेंट नहीं किया ये प्लान को, आपका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लोग जब्त कर लेंगे। ये देखो, the request for resolution plan shall require RA resolution applicant if the plan is approved to provide a performance security within the specified time. Such performance security shall be forfeited, the performance security shall be forfeited if the resolution applicant after approval by NCLT, resolution applicant after approval from NCLT fails to implement, और या फिर उसी के कारण implementation फेल हुआ, fails to implement or contributes to the failure of implementation of that plan, तो आपका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा। अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मतलब वही सिक्योरिटी हो गया, चाहे शेयर हुआ चाहे डिवेंचर हुआ, of such nature, value, duration and source as may be specified in the request of resolution plan with the approval of COC। obviously जो COC अप्रूव करेगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वही, तो ये सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर हो सकता है या फिर कोई एब्सोल्यूट टर्म्स हो सकता है, फिगर्स हो सकता है, लाइक बैंक गारंटी फॉर सर्टेन रुपीज एक्स और वाई, फॉर सर्टेन रुपीज एक्स फॉर वाई इयर्स। ठीक है, ठीक है सर। कोई भी मॉडिफिकेशन, एनी मॉडिफिकेशन इन द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, तब तो भाई माना जाएगा फ्रेश इशू हो रहा है। कोई भी मॉडिफिकेशन अगर हो रहा है अपने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में, ठीक है, या फिर रेजोल्यूशन प्लान में कोई मॉडिफिकेशन का रिक्वेस्ट हो रहा है, तब माना जाएगा ये फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब समझ में आ रहा है? मतलब फिर से सारे के सारे एप्लीकेंट्स को मौका मिलेगा रेजोल्यूशन प्लान जमा करने का। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बिल्कुल वो जो 30 डेज का टाइम था ना रेजोल्यूशन प्लान, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इसके लिए सीओसी से पूछना पड़ेगा, कमिटी से पूछ करके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लान सबमिट करने का टाइम को आगे बढ़ा सकता है। बहुत सिंपल था। और वैसे कमिटी से पूछ करके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रीइश्यू रिक्वेस्ट भी कर सकता है रेजोल्यूशन प्लान का। अगर एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन प्लान बकवास निकला तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद द अप्रूवल ऑफ सीओसी में रीइश्यू द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, रीइश्यू द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान इफ अभी के जो प्लान है वो बकवास निकले। हाँ, लेकिन ये जो रीइश्यू का रिक्वेस्ट है ये फिर सारे ही प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को देंगे, फाइनलिस्ट वाले। क्लियर है सर?
तो फिर से एक बार हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं दोस्तों। रेगुलेशन 36B, रेगुलेशन 36B हम फिर से आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। रेगुलेशन 36A was invitation for the expression of interest. Regulation 36B is invitation for resolution plan. तो रेगुलेशन 36B क्या बोलता है कि once a provisional list has been issued, look at me, once a provisional list has been issued within 5 days of the issue of the provisional list, RP resolution professional shall invite for the resolution plan and shall also specify IM, information memorandum, evaluation metrics and request for the resolution plan to the persons whose name is included in the provisional list and to also those persons who have objected for their names not included in the provisional list. Okay. Point 2 क्या था कि resolution plan will have to be submitted within the time specified by resolution professional which shall not be less than 30 days. Minimum 30 days time will be given. Okay. फिर हाँ, प्लान में ये भी रहेगा, मतलब जो हम लोग प्लान का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते समय आरपी ये भी बताएगा टाइमलाइन ऑफ इंटरेक्शन, पर्पस ऑफ इंटरेक्शन विद आरपी, कैसे इंटरेक्शन होगा एप्लीकेंट और प्रोफेशनल के बीच में। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। फीस हम लोग कुछ नहीं लेंगे, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट वगैरह हम लोग कुछ नहीं लेंगे। हाँ, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लोग जरूर लेंगे, जो कि जब्त कर लिया जाएगा अगर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अपने प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करता या होने नहीं देता प्लान को इंप्लीमेंट, तो उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त जरूर कर लिया जाएगा। एनसीएलटी भी अप्रूवल दे दिया, उसके बाद भी तुम्हारा प्लान तुमने इंप्लीमेंट नहीं किया, तुम्हारा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर लिया जाएगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या होता है? कोई भी सिक्योरिटी हो सकता है, कोई भी एब्सोल्यूट टर्म्स लाइक बैंक गारंटी हो सकता है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन होगा ना, कोई भी मॉडिफिकेशन इन द प्लान और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो ये फ्रेश इशू माना जाएगा। सीओसी से अप्रूवल लेकर के दो काम हो सकता है, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने का टाइमलाइन बढ़ाया जा सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन प्लान कचड़ा है तो हम लोग फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्लान्स के लिए। बट इस बार फिर से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो सारे प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट जो फाइनलिस्ट थे उनको भी हम लोग को अलाउ करना पड़ेगा नया प्लान सबमिट करने का। हो गया 7 पॉइंट्स, पूरा 36 भी आपके दिमाग में क्लियर। तो ये सब वीडियोस अगर देख लोगे तो पूरा का पूरा आपका जो टाइम है वो भी सेव हो जा रहा है और याद भी हो जा रहा है साथ साथ। लास्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन 39 दोस्तों, रेगुलेशन नंबर 39 में आ जाइए। ये भी बहुत सिंपल है, आप चाहते तो खुद से पढ़ सकते थे, लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेशन 39, हाँ जी, रेगुलेशन 39 जो है डील्स विद अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। सबमिशन वगैरह हो गया, अब अप्रूव करो भाई रेजोल्यूशन प्लान को। सो इट डील्स विद अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। रेगुलेशन 39 डील्स विद अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। देखो, बहुत सारा रेजोल्यूशन प्लान आया होगा, आपका रेजोल्यूशन प्लान तभी कंसीडर किया जाएगा, हे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, आपका रेजोल्यूशन प्लान तभी कंसीडर किया जाएगा जब दो कंडीशन सैटिस्फाई होगी। एक तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ चुका होगा, प्रोविजनल लिस्ट में हम लोग इनवाइट जरूर किए थे, बट आपका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल है, तभी आपका प्लान हम लोग कंसीडर करेंगे। दूसरा बात, आपसे एक एफिडेविट हम लोग को चाहिएगा, उस एफिडेविट में आप ये लिख करके दीजिएगा, हाँ फिर से लिख करके दीजिएगा कि आप इनएलिजिबल नहीं है और आपने जो भी बोला है वो सब ट्रू एंड फेयर बोला है, कुछ भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने नहीं दिया, रिपीटेशन। तो रेजोल्यूशन प्लान वैलिड, अभी अप्रूव का बात नहीं कर रहे हैं, वैलिड कब माना जाएगा, कब कंसीडर करेंगे, when will be treated as valid, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। The name of the resolution applicant should be there in the final list and affidavit should be given by him that he is not ineligible. He is not ineligible and whatever information he has given is totally correct. ठीक है, तो देखो कब एलिजिबल माना जाएगा भाई, ये पॉइंट 1 यही दो चीज बोल रहा है। नेम शुड बी इन फाइनल लिस्ट, आप भी ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। रेजोल्यूशन प्लान will be considered, दोस्तों resolution plan will be considered if name
शुड बी इन द फाइनल लिस्ट, नेम इज इन द फाइनल लिस्ट। और एक पॉइंट मैंने क्या बोला था, एफिडेविट लगेगा, ठीक है, एफिडेविट लगेगा जिसमें दो बात लिखा हुआ रहेगा, इज नॉट इनएलिजिबल एंड जो भी बोला है ट्रू बोला है। क्लियर है सर, ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है पॉइंट 1 था, ऐश करिए, पूरा पॉइंट 1 मैंने आपको बता दिया। तो रेजोल्यूशन प्लान विल बी कंसिडर्ड ओनली if the name of the applicant is there in the final list and he has given an affidavit that he is not ineligible and whatever information he has given is correct, okay. नहीं तो उसका प्लान रिजेक्ट हो जाएगा। रेजोल्यूशन प्लान which does not comply with the above sub regulation 1 shall be rejected, we know that। इसके अलावा अब क्या होगा, अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सारा प्लान आ गया, जो रिजेक्ट होना था वो हो गया। अब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास वैलिड रेजोल्यूशन प्लान है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी के पास जो वैलिड रेजोल्यूशन प्लान है, ये रेजोल्यूशन प्लान पेश किए जाएंगे सीओसी को। नाउ आरपी विल प्रेजेंट द रेजोल्यूशन प्लान टू सीओसी कि सीओसी देख लो ये सारे रेजोल्यूशन प्लान आए हैं, इसके ऊपर वोट कर लो, विचारधारक अपना विचार करके वोट कर दो। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर एक ही रेजोल्यूशन प्लान आया, ऐसा भी तो हो सकता है एक ही रेजोल्यूशन प्लान आया, अगर एक ही रेजोल्यूशन प्लान आया वो सीओसी के पास गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। अगर सीओसी ने रिक्वायर्ड जो वोटिंग चाहिए 66% मेजोरिटी वोट्स जो है चाहिए, अगर 66% मेजोरिटी वोट्स आ गया अप्रूव, नहीं तो रिजेक्टेड। लेकिन एक से ज्यादा रेजोल्यूशन प्लान आया था, मान लो 4 तो रेजोल्यूशन प्लान आया था, तो चारों के ऊपर एक एक करके वोटिंग होगा, चारों के ऊपर एक एक करके वोटिंग होगा। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। मान लो 4 प्लान था, प्लान एबीसीडी, प्लान ए को 66% मिला, प्लान बी को 70%। बिल्कुल, एक बार जो वोट कर दिया वो दूसरा प्लान के ऊपर भी वोट कर सकता है भाई, तभी तो बोल रहे हैं। 4 प्लान था, प्लान ए को 66% मिला, प्लान बी को 70%, प्लान सी को 30, प्लान डी को 20, तो 30 और 20 वाला तो रिजेक्ट हो गया, मिनिमम 66% चाहिए, तो ए और बी जीत गया, क्वालिफाई हो गया। अब इन दोनों में से हाईएस्ट वोट किसको मिला, बी को, तो बी वाला प्लान एक्सेप्टेड माना जाएगा। क्लियर है सर? सर अगर चारों को ही 66% से कम मिला तो, मान लो एबीसीडी प्लान है, ठीक है, क्या क्या वोट मिला सुनो ना, 50%, 40, 30, 20, 50, 40, 30, 20, 50, 40, 30, 20, तो चारों ही प्लान रिजेक्ट हो गया। ऐसे केस में जो सारे प्लान अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो जो प्लान को चारों जो है वो रिजेक्ट हो गए, बट जिस प्लान को सबसे ज्यादा वोट मिला, प्लान ए 50%, उसके ऊपर फिर से एक बार विचार होगा कि भाई देखो तुम लोग तो सभी रिजेक्ट कर दिया ये सोच करके कि और अच्छा आएगा, और अच्छा और अच्छा, बट बाद में पता चला हाँ प्लान ए ही सबसे बढ़िया था। तो प्लान ए जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला 50%, फिर से एक बार उसके ऊपर रीवोटिंग होगा, और अगर अब वो 66% वाला वोट जीत लेता है तो वो प्लान एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मक्खन सब चुप हो जाइए, समझ में आ गया? तो रेजोल्यूशन प्लान सीओसी के सामने रखा जा रहा है, आरपी रेजोल्यूशन प्लान सीओसी के सामने रखा है। एक ही प्लान था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। लेकिन अगर एक से ज्यादा प्लान था, 4 प्लान था, और 4 में से मान लो चारों के ऊपर वोटिंग हुआ, सीओडी 4 प्लान था, सीओडी 66% वाला थ्रेशोल्ड नहीं जीत सका, बट प्लान ए 66%, प्लान बी 70%, 70% वाला प्लान एक्सेप्टेड। लेकिन मान लो चारों ही प्लान को जो मिनिमम वोटिंग चाहिए था वो नहीं मिला, तो ठीक है, जिसको हाईएस्ट वोट मिला था अब उसको लेकर के और फिर से उसके ऊपर रिवोटिंग करवाओ, अब या तो एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। क्लियर है? क्लियर? अच्छा, जब रेजोल्यूशन प्लान सामने रखा जाएगा ना, आरपी जो नोटिस किया होगा कॉर्पोरेट डेटर में, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, एक्सोबरेंट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये सारा ट्रांजैक्शन जो है क्या क्या बताओ तो, फ्रॉडुलेंट, प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, एक्सटॉर्शनेट, एक्सटॉर्शनेट मतलब समझ में आता है ना, एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट, एक्सटॉर्शनेट मतलब क्या, एक्सटॉर्शनेट मतलब देर, एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट जो है हम लोग दे रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए। मतलब समझ लो, मान लो से फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट डेटर ने मिस्टर एक्स से लोन लिया था 50% ब्याज पर, तो ये एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। देखो अब क्या हो रहा है, आरपी शैल सबमिट टू सीओसी ऑल रेजोल्यूशन प्लान which complies with sub regulation 1
और इसके साथ साथ वो सारे ट्रांजैक्शन भी जो कॉर्पोरेट डेटर में आरपी ने नोटिस किया प्रेफरेंशियल है, अंडरवैल्यूड है, एक्सटॉर्शनेट है, फ्रॉडुलेंट है, सीओसी को बता देगा। अब सीओसी क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा रेजोल्यूशन प्लान को, जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स शुरू में बताया गया था उस हिसाब से पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट किया जाएगा, फिजिबल एंड वायबल है कि नहीं ये चेक किया जाएगा। वोट ऑन ऑल सच रेजोल्यूशन प्लान साइमल्टेनियसली, एक एक करके सारे प्लान्स के ऊपर वोटिंग भी होगा। वेयर ओनली वन रेजोल्यूशन प्लान इज पुट टू, अगर एक ही प्लान था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा था तब क्या होगा, विच रिसीव्स द हाईएस्ट वोट बट नॉट लेस देन रिक्विजिट वोट, हाईएस्ट वोट मतलब कम से कम 66% तो मिला होगा, शैल बी कंसिडर्ड एज अप्रूव। ठीक है, और मजा का बात, अगर इक्वल वोट मिला तो प्लान ए को भी 70%, प्लान बी को भी 70%, तब पहले से ही डिसाइडेड रहा होगा, प्री डिसाइडेड रहा होगा, वोटिंग स्टार्ट होने के पहले से ही प्री डिसाइडेड रहा होगा कि टाई ब्रेकर, टाई अगर हो जाए तो टाई ब्रेकर इवेंट क्या होगा, टाई ब्रेक कैसे किया जाएगा, लॉटरी से या फिर बेस्ड ऑन अमाउंट दैट दे आर पेइंग टू द क्रेडिटर्स, वो पहले से डिसाइडेड रहा होगा। वोटिंग स्टार्ट होने के पहले से ही ये सोच लेना है कि अगर टाई हो गया तो टाई ब्रेक कैसे होगा। कमिटी शेल वोट, अगर टाई हो गया तो कमिटी शेल अप्रूव एनी वन ऑफ द प्लान एज पर द टाई ब्रेकर फॉर्मूला व्हिच वाज अनाउंस्ड बिफोर वोटिंग। ठीक है, अच्छा किसी भी प्लान को रिक्विजिट वोट 66% नहीं मिला तब क्या होगा, तब हम क्या बोले थे, चारों प्लान 50 40 30 20, तब 50 वाला के ऊपर फिर से वोटिंग होगा, कमिटी शैल अगेन वोट ऑन रेजोल्यूशन प्लान दैट रिसीव द हाईएस्ट वोट्स। ठीक, हाँ कोड का जो टाइमलाइन है उसको तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा भाई। मक्खन सर बहुत मजा आ गया। अब भाई फाइनल स्टेज, प्लान अप्रूव हो गया, अब आरपी क्या करेगा, आरपी जो फाइनल टाइमलाइन रहता है ना कोड का, सीआरपी डेट खत्म होने का जो टाइमलाइन है उसके कम से कम 15 दिन पहले कोशिश करेगा आरपी की, कम से कम टाइमलाइन खत्म होने के 15 दिन पहले अप्रूव प्लान एनसीएलटी को जमा हो जाए। आरपी शैल ट्राई टू सबमिट द प्लान अप्रूव बाय द सीओसी टू एनसीएलटी एटलीस्ट 15 days बिफोर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ सीआरपी, कम से कम सीआरपी कंप्लीशन का जो ड्यू डेट है उसके 15 दिन पहले प्लान सबमिट करेगा एनसीएलटी को। कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी देगा भाई फॉर्म नंबर एच में, कंप्लायंस सर्टिफिकेट की हमने कोड वगैरह सब कंप्लाई किया है, फॉर्म नंबर एच, और सबूत भी देगा कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मिल चुका है, रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ओके, बस खत्म बेटा, बस हो गया। अब एनसीएलटी क्या करेगा, या तो अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, तो एनसीएलटी का जो ऑर्डर का कॉपी है ना अप्रूवल या रिजेक्शन का, आरपी कॉर्पोरेट डेटर को भी भेजेगा और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को भी भेजेगा। RP shall immediately send a copy of order of NCLT approving or rejecting the plan to all the participants and resolution applicant, सबको बताएगा। पॉइंट नंबर 6 एकदम बकवास सा बात हो रहा है कि प्लान रुकेगा नहीं इंप्लीमेंट होने से, अगर कुछ मान लो कॉर्पोरेट डेटा का डायरेक्टर वगैरह का या पार्टनर का साइन चाहिए था, नहीं भी मिला तो भी प्लान इंप्लीमेंट हो जाएगा। भाड़ में क्या डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट डेटा का डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स का सिग्नेचर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इट शैल टेक इफेक्ट irrespective whether such consent has been obtained, बस इतना याद रखिएगा। और ये तो यार जाहिर सा बात है, आईआरपी जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था आरपी, उनके खिलाफ भी एक्शन ले लोगे क्या, कॉर्पोरेट डेटर के पुराने पापों के लिए, उन लोग फ्रॉड किए तो एक्शन लो। कॉर्पोरेट डेटर का सीआईआरपी स्टार्ट होने के पहले, कॉर्पोरेट डेटा का सीआईआरपी स्टार्ट होने के पहले अगर कुछ ऑफेंसेस हो रखा था तो क्या आईआरपी और आरपी के ऊपर केस करोगे, नहीं, नो प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट आईआरपी और आरपी एज द केस में बी फॉर एक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ओके, फिर बस बेटा तुम एनसीएलटी के पास अप्लाई कर सकते हो फॉर इंप्लीमेंटिंग द टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अगर नहीं हो रहा है तो जो मैनेजमेंट का इंचार्ज है वो एनसीएलटी के पास अप्लाई कर सकता है, रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट करवाओ भाई, हो नहीं रहा है। क्रेडिटर जो कि अग्रीव्ड है वो भी अप्लाई कर सकता है, ये तो पता ही है, फॉर नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान में अप्लाई टू एनसीएलटी। मजा आ गया दोस्तों, पूरा का पूरा आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए था रेगुलेशन 39, बस यही अमेंडमेंट था सीआरआई में, अब बस इक्का दुक्का केस लो है, खत्म है।
ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है, हिंदी में हम समझा दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हिंदी में याद रखिएगा। पता है ना कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ था, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ था, तो वो लॉकडाउन का जो टाइम है सीआईआरपी का टाइमलाइंस में काउंट नहीं होगा। क्लियर है सर? लॉकडाउन के वजह से जितना दिन बर्बाद हुआ वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इन द सीआईआरपी प्रोसेस। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को 330 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन 330 डेज में 100 दिन तो लॉकडाउन वाला था, तो वो 100 दिन हटा करके काउंट होगा। क्लियर? लॉकडाउन पीरियड शैल नॉट बी काउंटेड इन द टाइमलाइन ऑफ सीआईआरपी। लॉकडाउन पीरियड शैल नॉट बी काउंटेड इन द टाइमलाइन ऑफ सीआईआरपी। एक केस है भाई बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, ये मेरा ऑलरेडी क्लास में डिस्कस है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में यही बोला गया रेजोल्यूशन प्लान कैसा हो, फिजिबल हो, वायबल हो, सारे क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स को देखे, इक्वालिटी देखे। तो बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में यही बोला गया, सर्टेन प्रिंसिपल्स रेजोल्यूशन प्लान शुड कंप्लाई विद, सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट रेजोल्यूशन प्लान शुड कंप्लाई विद। ये देखो, रेजोल्यूशन प्लान शेल रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी हटाएगा, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ज्यादा से ज्यादा रुपया देगा, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, यार ये सब क्या था अपना ऑब्जेक्टिव्स था आईबीसी का। तो मैं रिमूव इंसॉल्वेंसी, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी को मीट करेगा। रेजोल्यूशन प्रोसेस कोई ऑक्शन नहीं है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको दे देंगे। इट्स नॉट एन ऑक्शन, सीओसी डिसाइड करता है। फिजिबिलिटी वायबिलिटी जो है वो सीओसी डिसाइड करता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये ऑक्शन नहीं है, याद रखना। रेजोल्यूशन प्रोसेस इज आल्सो नॉट रिकवरी, रिकवरी तो इंडिविजुअल एफर्ट रहता है, रिकवरी इज एन इंडिविजुअल एफर्ट बाय द क्रेडिटर, सो इट्स नॉट अ रिकवरी। It's not a liquidation also, neither recovery nor liquidation. Rather, we should balance the interest of all the stakeholders and not only maximize value for the financial creditor. Operational creditors का देखो खाली financial creditors का value maximize नहीं हो, ठीक है? Operational creditor must get at least similar treatment. याद आया? Similar treatment मिले operational creditors को भी, भले उन लोग मौजूद नहीं है सीओसी में, फिर भी similar treatment मिले। बस इतना याद रखिएगा। अगर पता चला रेजोल्यूशन प्लान जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कोई एक आध क्रेडिटर के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो भैया अगेंस्ट आईबीसी है। It is shown to be discriminatory. If it is discriminatory against one or other financial creditor or operational creditor, can be held against the provisions of IBC. Clear है सर? तो बिनानी इंडस्ट्री लिमिटेड में रेजोल्यूशन प्लान का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? To remove the insolvency, maximize the value of assets, promote entrepreneurship, availability of credit, and equality of the interest of all the stakeholders. It is not an auction. तीन चीज नहीं है, ऑक्शन नहीं है, रिकवरी नहीं है, लिक्विडेशन नहीं है। ऑक्शन नहीं है, रिकवरी नहीं है, ये लिक्विडेशन भी नहीं है। एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अदरवाइज इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आईबीसी। फॉर्मर डायरेक्टर लोग को भी रेजोल्यूशन प्लान का कॉपी तो मिलना ही चाहिए। फॉर्मर डायरेक्टर्स को भी, ये केस था विजय कुमार जैन वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जहां सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ रेजोल्यूशन प्लान का कॉपी फॉर्मर डायरेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा को मिलना चाहिए। बस क्रक्स यही है, आप ये याद रखिएगा। So this completes our all the amendments of CRI and all the regulations of IBC along with the case studies. सरफाशी में अब मेरे प्यारे बच्चों कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो सारा कवर्ड है अपने, कोई अमेंडमेंट नहीं है। सरफाशी में कुछ केस लॉ है, तो यहाँ पर अब इंस्टीट्यूट और दो तीन तो केस लॉ है वो डाल रखा है, जो ऑलरेडी अपने क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है? बस, और अगर मेरे को लगा कि आपसे नहीं हो रहा है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा सरफाशी का केस स्टडीज के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। तो अब ये अमेंडमेंट्स है क्या? सबसे पहला रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। टेंशन लेने का दरकार नहीं है, अगर आपको नहीं भी याद है टेक और कोड एकदम ब्लैंक भी हो रखा है तो भी अमेंडमेंट आपको समझा दूंगा मैं, आप खाली ध्यान लगा करके सुनते जाइए। इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स, ठीक है? और मैं आपको बता दूं इसके अलावा और भी जो अमेंडमेंट्स है सीएस एग्जीक्यूटिव का
सेबी के पेपर में, वो हम लोग कवर करने वाले हैं एसएलसीएम का मैराथन में। जी हाँ, एसएलसीएम का शानदार मैराथन के ऊपर आई वाज वर्किंग सिंस लास्ट 1 मंथ एंड सो, तो अब वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और कभी भी जो है आपको हम एक डेट दे देंगे, ठीक है, उस डेट पर वो आपको मैराथन जो है एसएलसीएम का फुल रिवीजन अमेंडमेंट सब कुछ मिल जाएगा। सीआरआई के जो रिमेनिंग अमेंडमेंट्स है वो भी जो है टाइम टू टाइम हम लोग जो है वो डिस्कस करते रहेंगे सीएस प्रोफेशनल का। इनफैक्ट सीआरआई का अमेंडमेंट मेरा ऑलरेडी टेक्निकल टीम को दिया हुआ है, कुछ उसके सिस्टम में प्रॉब्लम होने के कारण वो अपलोड नहीं कर सक रहा है, बट वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल बी अपलोडेड बाय टुमारो इटसेल्फ। चलो अभी आओ, टेक ओवर कोड का जो अमेंडमेंट है उसको अपने सल्टा देते हैं। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, बिल्कुल सही, क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट। क्रीपिंग एक्विजिशन में आपने क्या प्रोविजन पढ़ा था कि जब ऑलरेडी 25% से 75% के बीच में, 25% टू 75% के बीच में मेरे पास शेयर होल्डिंग यानी वोटिंग राइट्स है, तो कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5% हम लोग अक्वायर कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग द ओपन ऑफर, है ना। तो व्हेन आई एम इन द जोन ऑफ 25 से 75% के बीच में, तो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल यानी अप्रैल से मार्च, हम 5% तक अक्वायर कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग द ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। अब यहां पर यह अमेंडमेंट है भाई कि अगर प्रमोटर है हम, टारगेट कंपनी के अगर हम क्या है, प्रमोटर है, मेरा ही कंपनी है भाई, हम प्रमोटर है उस कंपनी के, तो पहले तो आप चाहे प्रमोटर या कुछ भी हो, अगर 25 से 75% के बीच में होता था और आप 5% से ज्यादा अक्वायर करना चाहते थे इन फाइनेंशियल ईयर, अप टू 5% तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा 5% से ज्यादा वोटिंग राइट अक्वायर करना चाहते थे इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तब ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट ट्रिगर हो जाता था। अब यहां पर प्रमोटर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि चलो 5% नहीं, आप अप टू 10% जो है क्रीपिंग एक्विजिशन के अंदर अक्वायर कर सकते हो। सो अगर हम कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर हैं, मेरे पास 25 से 75% के बीच में होल्डिंग है, तो पहले अप टू 5% हम अक्वायर कर सकते थे इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, अब हम अप टू 10% अक्वायर कर सकते हैं ओनली इन फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5% की जगह अप टू 10% हम अक्वायर कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग द मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। ऐसा क्यों? क्यों प्रमोटर लोग को बोला गया कि आप अप टू 5 नहीं, अप टू 10% तक अक्वायर कर सकते हो इन फाइनेंशियल ईयर 2021 खाली विदाउट ट्रिगरिंग द मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट? क्यों बोला गया? ये अमेंडमेंट का क्या कारण था? अमेंडमेंट का ये सिंपल सा कारण था, कोविड-19 के कारण सबका बिजनेस ठप पड़ गया था, तो कैपिटल क्राइसिस ना हो जाए, और अगर कैपिटल क्राइसिस हो जाए तो प्रमोटर ही तो कैपिटल डालेगा ना भाई। अब प्रमोटर कैपिटल कैसे डालेगा? इक्विटी स्टेक लेगा, ऑब्वियस सा बात है, शेयर लेगा, ठीक है। तो प्रमोटर अगर कैपिटल डाल रहा है, कंपनी को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रेस हो चुका है, उस कंपनी में कैपिटल डाल रहा है और वो शेयर ले रहा है और वो 5% से ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको बोल रहे हैं चल 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर दे, उतना रुपया नहीं है मेरे पास, फिर मरने दो कंपनी को। फिर तो भाई इकोनॉमी जो है वो एकदम जो है ठप पड़ जाता। अच्छे खासे लिस्टेड कंपनीज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस उन लोग खत्म हो जाता। इसलिए प्रमोटर को बोला गया कि नहीं नहीं, आप अप टू 5% नहीं, आप अप टू डालिए ना कैपिटल, अप टू 10% तक आप लीजिए। अब प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जरिए, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जरिए अप टू 10% हासिल करिए, मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा। तो क्रीपिंग एक्विजिशन में यहां पर मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, यहां पर जो अमेंडमेंट आया है किसके लिए आया है? प्रमोटर के लिए आया है। प्रमोटर को क्या फैसिलिटी दिया गया है कि क्रीपिंग एक्विजिशन आपके लिए अप टू 5% नहीं, अप टू 10% करते रहे विदाउट ट्रिगरिंग मैंडेटरी ओपन ऑफर। देखिए नया प्रोविजो इंसर्ट किया गया इन रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। प्रोविजो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट एक्विजिशन बियॉन्ड 5% अप टू 10% ऑफ द वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी, चलो भाई परमिट कर देंगे। किसको परमिट कर देंगे? लेकिन खाली फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए टेम्पररी रिलैक्सेशन है, कोविड हमेशा थोड़ी ना रहेगा, उम्मीद है 2021 में खत्म हो जाए भाई। परमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, और सच मानो तो मेरे ख्याल से तो मार्च 21 तक आते आते खत्म हो ही जाएगा। तो परमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन बाय प्रमोटर। ये जो भाई फायदा का बात है, किसके फायदा का बात है? प्रमोटर का। ये परमिशन किसको मिला है? खाली प्रमोटर को मिला है कि क्रीपिंग एक्विजिशन में इंस्टेड ऑफ 5% वो 10% तक जा सकता है परसुएंट टू प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ऑब्वियस सा बात है, कैसे वो स्टेक रेज करेगा? प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द टारगेट कंपनी। रीजन क्या भाई इस अमेंडमेंट का?
कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए इन द स्ट्रेस्ड कंपनी ड्यू टू कोविड-19, स्टेबलाइज द शेयर प्राइस मूविंग डाउन। तुम सोचो शेयर का दाम तो धड़ल्ले से गिरने लगा था ना, क्रैश करने लगा था, तो अब उस प्राइस को सपोर्ट कब मिलेगा? जाहिर सा बात है, जब प्रमोटर कैपिटल डालेगा। एंड इंक्रीज द स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज, ताकि स्टॉक मार्केट में भी हलचल बना रहे। कंक्लूजन क्या है भाई मेरा? ये प्रमोटर फ्रेंडली अमेंडमेंट है। सेकेंड अमेंडमेंट, तो ये सबसे पहला अमेंडमेंट था टेक ओवर कोड का। कुछ बच्चों को लग रहा है ना 5% क्रीपिंग एक्विजिशन हट करके 10% हो गया, नहीं, वो खाली प्रमोटर के लिए हुआ है और केवल फाइनेंशियल 2021 के लिए हुआ है। सेकेंड अमेंडमेंट, अभी हमने बात किया ना प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जरिए करेगा, तो आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर का प्राइसिंग क्या रहता है। सर याद आ रहा है सर, वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। सर वो हम लोग को याद आ गया सर, वीकली हाई और लो का एवरेज लेना पड़ता था ऑफ लास्ट 26 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट के पिछला कितना हफ्ता? 26 हफ्ता और 2 हफ्ता, ठीक है, ये दोनों में विच एवर इज हायर रहता था। 26 हफ्ता का एवरेज, 2 हफ्ता का एवरेज, विच एवर इज हायर। अब वो 26 हफ्ता नहीं लेकर के, अमेंडमेंट ये है कि 26 हफ्ता नहीं लेकर के 12 हफ्ता लिया जाएगा, 26 वीक्स की जगह 12 वीक लिया जाएगा, ये अमेंडमेंट है। प्रेफरेंशियल इशू का जो प्राइसिंग में 26 हफ्ता होता था, वो 26 वीक्स नहीं होकर के 12 वीक्स हो जाएगा, 12 हफ्ता। अगेन रीजन क्या है? कोविड-19। तुम सोचो ये अमेंडमेंट जो है ना, समझ लो एकदम जून एंड में आया, अब वहां से अगर 26 हफ्ता जाए तो एक्चुअल में वो सब भी आ रहा है ना, अप्रैल, मार्च महीना, अप्रैल महीना जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था भाई कोरोना के चक्कर में। मार्च मंथ और अप्रैल मंथ में तो स्टॉक मार्केट क्रैश था, तो शेयर का दाम तो एकदम जमीन पर गिरा हुआ था, तो वो तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग बोले यार 26 हफ्ता जाएंगे तो मार्च अप्रैल आ रहेगा, 26 हफ्ता मत जाओ, चलो 12 हफ्ता ले लेते हैं, प्रीसीडिंग 12 वीक्स। ये भी एक टेम्पररी अमेंडमेंट है, ये खाली 31 दिसंबर 2020 तक ही एप्लीकेबल है। हाँ, हो सकता है इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, बट फिलहाल 31 दिसंबर 2020 तक एप्लीकेबल है। तो प्रेफरेंशियल इशू का जो प्राइसिंग है, एक नया रेगुलेशन देख लो डाल दिया गया है, रेगुलेशन 164B आईसीटीआर रेगुलेशन 2018 में डाला गया है, बट क्योंकि मैं टेक ओवर कोड पढ़ा रहा था, प्रेफरेंशियल इशू है, मैंने सोचा यहीं पर मैं ये वाला पढ़ा देता हूं अमेंडमेंट। तो रेगुलेशन 164B इन आईसीटीआर रेगुलेशन 2011 और 2018, देखो भाई क्या प्राइस रहेगा प्रेफरेंशियल इशू का? इट शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 26 वीक्स करेगा, 12 वीक्स, 12 वीक्स इंस्टेड ऑफ 26 वीक्स, और 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट, वो सबसे सेम ही है। लॉक इन पीरियड 3 साल रहेगा। रीजन क्या है? मार्च अप्रैल वर द वर्स्ट मंथ फॉर स्टॉक मार्केट, उसको अवॉइड करने के लिए 26 हफ्ता की जगह हम लोग 12 हफ्ता का एवरेज ले रहे हैं, 2 हफ्ता रिमेन्स द सेम। कंक्लूजन, इट्स अ टेम्पररी रिलीफ, कब तक? 31/12/2020 से। तीसरा अमेंडमेंट बहुत ही छोटा अमेंडमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एस्क्रो अकाउंट में जो डिपॉजिट करना पड़ेगा इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन, टेक ओवर कोड में हमने पढ़ रखा है इनडायरेक्ट एक्विजिशन, तो उस एस्क्रो अकाउंट में अब डिपॉजिट जो करना रहेगा वो कंसिडरेशन का 25% नहीं 100% करना रहेगा। पहले 25% होता था, अब 100%। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, याद रख लीजिएगा। एस्क्रो अकाउंट में द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड in case of indirect acquisition will be 100% of the consideration instead of 25% earlier. रीजन क्या? टू अलाइन विद द डायरेक्ट एक्विजिशन, क्योंकि डायरेक्ट एक्विजिशन में ऑलरेडी 100% था। इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिले ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर लोग का ओपन ऑफर दे करके आपने शेयर जो है एक्सेप्ट कर लिया, शेयर होल्डर्स हैव टेंडर्ड द शेयर्स, यू हैव एक्सेप्टेड देयर शेयर्स, बट आपने पेमेंट करने में डिले कर दिया शेयर होल्डर लोग को, अब ब्याज लगेगा अक्वायरर को। ओपन ऑफर में जो शेयर्स एक्सेप्ट किया अक्वायरर ने, अगर पेमेंट में डिले हुआ तो डिलेड पीरियड का 10% ब्याज लगेगा, 10% इंटरेस्ट पर annum। Acquirer shall pay interest at the rate of 10% per annum for the delayed period on delayed payment to the shareholder, shares were accepted in open offer। रीजन, यही फेयर मार्केट प्रैक्टिस है यार। क्या रीजन? हाँ, सेबी ने पावर रखा है कि अगर अक्वायरर कोई जेन्युइन रीजन दिखाए सेबी को, तो सेबी ये 10% इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकता है। अब नोट्स मत चिल्लाना, यही नोट्स है, आपको यहीं से कॉपी करना है, मैं आपको टाइम दे दे रहा हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। You can take the screenshot, boys and girls. ले लिया स्लाइड 1 का स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ रहे हैं। स्लाइड 2 का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्लाइड 2 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये पूरा ठीक से ले लो। डन, आगे बढ़ रहे हैं। डन,
इसका भी ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ओके ओके, दैट्स इट फॉर द डे। अच्छा, चैनल को बेशर्मो सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है, डबल प्यार दिखाओ, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाओ। इसी चैनल में एसएलसीएन का भी मैराथन आने वाला है और रिमेनिंग जो एडिशंस हुए हैं वो सब इसी चैनल पर आने वाले हैं। पक्का सब्सक्राइब करो यार, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली को और बड़ा करो और दूसरों को भी करवाओ। थैंक यू, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लॉट्स ऑफ लव गाइस, टेक केयर, बाय बाय।